हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय राठौर क्लासेस चैनल। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे नोडल एनालिसिस के बारे में, जो कि फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का किरचॉफ लॉ बेस्ड एक टॉपिक है और लगभग सभी यूनिवर्सिटीज़ में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ओके, सो लेट अस वी स्टार्ट टू डिस्कस द नोडल एनालिसिस। तो जैसा कि आप जानते हैं कि नोडल एनालिसिस किरचॉफ्स लॉ पर आधारित है। किरचॉफ्स लॉ के दो लॉ थे, किरचॉफ्स करंट लॉ एंड किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो दिस नोडल एनालिसिस इज बेस्ड ऑन द किरचॉफ्स करंट लॉ केसीएल। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, पहले हमें इसमें नोड आइडेंटिफाई करनी है, नोड या जंक्शन। तो नोड किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक ब्रांचेस जिस पॉइंट पर मिल रही होंगी उस पॉइंट को हम नोड या जंक्शन कह सकते हैं। तो सर्वप्रथम हमें क्या करना है, हमें इस क्वेश्चन में हमने एक क्वेश्चन एज्यूम किया है, इसमें हमें नोड आइडेंटिफाई करनी है। तो सपोज इस पॉइंट को हमने एक नोड एज्यूम किया, नोड 1, एंड ये एक पॉइंट ले लिया नोड 2, और नीचे सारी ब्रांचेस आकर के एक पॉइंट्स पर मिल रही हैं। तो एक नोड ये हो गया नोड 3। अब जो ये नोड 3 होता है, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको रेफरेंस नोड मान लेते हैं। क्या मानेंगे? रेफरेंस। इट इज कॉल्ड रेफरेंस नोड, राइट। तो इसका वोल्टेज 0 हो जाता है। नोड एज्यूम करने के बाद हम फिर इसमें वोल्टेज एज्यूम करते हैं। तो यहाँ पर वोल्टेज V1 मान लिया, यहाँ वोल्टेज V2 मान लिया, और यहाँ वोल्टेज V3, एंड इट शुड बी इक्वल टू 0, राइट। अब आप देखिए, इस पॉइंट पर अगर हम बात करेंगे तो इस पॉइंट पर भी दो ब्रांचेस मिल रही हैं। एक R1 की ब्रांच मिल रही है और एक ये वोल्टेज सोर्स लगा है, इसकी भी ब्रांच मिल रही है। इस पॉइंट पर भी देखेंगे तो यहाँ पर भी दो ब्रांचेस मिल रही हैं। लेकिन इस पॉइंट पर हम नोड काउंट नहीं करेंगे, बिकॉज जब हम नोडल एनालिसिस लगाते हैं तो हमें वोल्टेज सोर्स के सीरीज में एक रेजिस्टेंस होना आवश्यक है, सिंपल जो हम यूज करते हैं। तो इसलिए इसको हम नोड मानने की जरूरत नहीं है। वैसे भी ये इसके रेजिस्टेंस कॉर्नर है, जरूर दिख रहा है, बट इट इज इन सीरीज। तो एक नोड आपका ये हो गया, एक नोड ये हो गया, और ये भी आपका इसी पॉइंट से करंट सोर्स कनेक्ट है, राइट। तो अब देखिए, इसमें हम जब नोडल एनालिसिस लगाएंगे तो हम क्या करते हैं कि जिस पॉइंट पर लगाएंगे, मान लेते हैं कि हम एट नोड 1, फर्स्ट नोड पर हम लोग केसीएल अप्लाई करने जा रहे हैं। तो केसीएल क्या कहता है कि किसी भी नोड या जंक्शन पर एल्जेब्रिक ऑल द करंट्स एट दैट पॉइंट द एल्जेब्रिक सम 0 होना चाहिए। यानी कि इस पॉइंट पर अगर हमें केसीएल अप्लाई करनी है तो इस पॉइंट पर जितनी भी ब्रांचेस जुड़ रही हैं उन सभी का करंट्स का एल्जेब्रिक सम 0 होना चाहिए। तो इसको करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम मान लेते हैं कि इसकी करंट इधर चली गई, इसमें इधर चली गई, इसमें इधर चली गई। यानी कि हमने ये मान लिया, जब हम इस पे अप्लाई करेंगे, कि इसका वोल्टेज सबसे ज्यादा है, यानी कि V1 ज्यादा है। तो हमें पता है कि करंट आपकी क्या होती है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो होगी। दैट मीन्स जब हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो होगी तो करंट इधर चली गई, इसको मान लिया हमने I1, यहाँ चली गई I2, और यहाँ ले लिया I3, ठीक, I2 I3। तो अब देखिए, जब इस ब्रांच की करंट चाहिए, यानी नोड 1 पर हमें क्या करना है, केसीएल अप्लाई करनी है। तो दैट मीन्स केसीएल, अकॉर्डिंग टू केसीएल देयर शुड बी I1 प्लस I2 प्लस I3, इट मस्ट बी 0। इसको क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसमें हमने मान लिया कि V1 का वोल्टेज सबसे ज्यादा है, इसलिए सारी करंट्स V1 से दूर की तरफ फ्लो हो रही है। यानी I1 इधर को जा रही है, I2 इधर को जा रही है, I3 इस लाइन इस तरफ से आ रही है। तो अब I1 हमें कैलकुलेट करनी है। इस ब्रांच की देखिए करंट निकालने के लिए क्या करते हैं, तो हमें पता है कि अगर करंट दी नहीं है और हमें कैलकुलेट करना है तो दैट मीन्स वोल्टेज डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो इस नोड का और इस नोड का वोल्टेज डिफरेंस, लेकिन यहां से घूमते हुए, तो वोल्टेज डिफरेंस इन दिस वे, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या वोल्टेज डिफरेंस लेना, दैट मीन्स V1 माइनस, V1 का वोल्टेज सबसे ज्यादा है तो V1 माइनस। अब इधर से हम लोग चलते हुए आएंगे तो यहाँ पर देखिए क्या है, एक करंट सोर्स मिल रहा है।
तो करंट सोर्स है तो इसको हम लोग ब्रैकेट एज्यूम करेंगे, और जैसे इधर से आएंगे तो पहले कौन सा टर्मिनल मिला, पॉजिटिव, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे, पॉजिटिव ई, राइट, और प्लस 0 या 0 इन प्लेस ऑफ 0 you have to write V3, right, V3, and divided by the resistance of this branch R1. So this is the current I1. Now similarly for I2, that means V1 minus V3 divided by R2. ये करंट किसकी हो गई, I2. Similarly in this branch, so plus V1 minus V2 divided by R3, and this is equal to 0. So this is the current I1, this is the current I2, and this is the current I3. So all the currents, the algebraic sum of all the currents at node 1 must be equal to 0, right? Similarly at node 2, अब नोड 2 पर देखिए क्या होगा, तो नोड 2 पर कौन कौन सी ब्रांच जुड़ी है, यहां मान लेते हैं करंट I4 है, ठीक। इस ब्रांच में देखिए क्या हो रहा है, इस ब्रांच में ऑलरेडी एक करंट सोर्स आपका कनेक्टेड है, तो जब करंट सोर्स आपका कनेक्ट है तो हमें फिर यहाँ करंट मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये करंट आपको इस ब्रांच में दे रहा है, ठीक। ये I3 करंट कहाँ से आ रही है, पॉइंट की तरफ आ रही है, और हमने माना था कि जिस पॉइंट पर हम अज्यूम करेंगे इससे जो करंट दूर जाएगी वो पॉजिटिव है, जो करंट पॉइंट की तरफ आएगी वो नेगेटिव है। तो माइनस I3 प्लस I4, और ये करंट I ये भी आपकी पॉइंट की तरफ जा रही है, सो दैट विल बी माइनस I मस्ट बी 0, ठीक। अब इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज यू शुड राइट हियर माइनस I3 करंट क्या थी, ये वाली थी, माइनस लगा दिया V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई R3 प्लस V2 माइनस V3 डिवाइडेड बाई R4 और माइनस I इक्वल टू 0, ठीक। तो इस इक्वेशन को हम अगर थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई R3 प्लस V2 माइनस V3 डिवाइडेड बाई R4 माइनस I इक्वल टू 0। तो देखिए हम ये आ गया, तो अगर हमें करंट डायरेक्ट इसको अप्लाई करना है तो हम जिस नोड पर केवी नोडल लगाएंगे उसको हम ये मान लेंगे कि सारी करंट्स इस पॉइंट से दूर जा रही हैं, तो जब इस नोड पर लगाएंगे तो V2 में से सारे वोल्टेज माइनस करेंगे जिस ब्रांच में हम लोग जा रहे हैं, ठीक। जब V1 में लगाया था तो यहाँ देखिए यहाँ भी V1 माइनस है, ये भी V1 माइनस है, ये भी V1 माइनस है। सिमिलरली जब V2 नोड 2 पर हमने लगाया तो V2 माइनस V1, V2 माइनस V3, ठीक, और माइनस I, तो V3 हमारा 0 है, तो हम इसमें रख सकते हैं। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गए और ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे, V1 और V2 की वैल्यू आएंगी, ठीक। अब क्वेश्चन में ये कहेगा कि फाइंड द करंट्स, करंट निकालने को कहेगा किसी भी ब्रांच में, फाइंड द करंट अक्रॉस R2, फाइंड द करंट अक्रॉस R4, फाइंड द करंट अक्रॉस R1। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो क्या होगा, करंट इन R1 में कितनी करंट जाएगी, I1 कितना है, V1 माइनस E 0 हो गया, V3 डिवाइडेड बाई R1, ये करंट किस में फ्लो होगी, R1 में। सिमिलरली करंट इन R2, तो करंट इन R2 अगर देखेंगे तो कितना है, V1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई R2। करंट इन R3 देयर इज V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई R3, और करंट इन R4 दिस इज इक्वल टू V2 माइनस 0 डिवाइडेड बाई R4, ठीक। तो ये इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, जब V1 V2 की पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, जब V1 और V2 की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी उसके बाद हर ब्रांच पर हम लोग करंट कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। तो केवल आपको ध्यान ये रखना है कि अगर दोनों चीज लगी है, इस सर्किट में क्या है, करंट सोर्स भी लगा हुआ है और वोल्टेज सोर्स भी कनेक्टेड है, तो जब वोल्टेज सोर्स
कनेक्ट होगा। अगर हम उस रास्ते में जा रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो सोर्स मिल रहा है उस सोर्स को साइन के साथ आपको रखना है। इधर से आए तो प्लस मिला पहले तो प्लस ई मिला, अगर ये बैटरी साइन चेंज होते ऊपर माइनस होता तो माइनस यहाँ लगा देते हैं हम लोग, ठीक है। करंट सोर्स में आपको कुछ नहीं करना है, एज इट इज करंट सोर्स जो वैल्यू दे रहा होगा उसको साइन के साथ रखना है। साइन आपको इस तरह लेना है अकॉर्डिंग टू माई कॉन्सेप्ट कि जो ये एरो पॉइंट की तरफ जा रहा है तो आपको नेगेटिव लेना है, और एरो अगर पॉइंट से दूर जा रहा है तो आपको पॉजिटिव लेना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपका नोडल एनालिसिस जो कि किरचॉफ करंट लॉ पर बेस्ड है, और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं जिससे आपको सॉल्व करना है। तो सेम प्रोसेस आपको फॉलो करते हुए हम सारे तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।